स्टार्स। आज का जो लेक्चर है वो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल इम्प्रूवमेंट के हवाले से है। आज का लेक्चर जो है वो वीक 4 का लेक्चर है, जिसमें हम क्या कवर करेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट कि जितने भी हमने पिछले लेक्चर्स में सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल पढ़े हैं उनको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अब प्रोसेस इम्प्रूवमेंट होती क्या है? मैनी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैव टर्न्ड टू द सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एज अ वे ऑफ इन्हांसिंग द क्वालिटी ऑफ देयर सॉफ्टवेयर, रिड्यूसिंग कॉस्ट और एक्सेलरेटिंग देयर डेवलपमेंट प्रोसेस। क्यों प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ी थी? क्योंकि बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो चाहती थी कि हमारी जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वो क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए। सेकेंड वन इज़ हमारी जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो रिड्यूस हो जाए और हमारे पास डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो एक्सेलरेट हो जाए। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट मीन अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस एंड चेंजिंग दीज प्रोसेसेस टू इंक्रीज द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिड्यूस द कॉस्ट। क्या है? वही लिखा हुआ है कि प्रोसेस इम्प्रूवमेंट ये होती है कि आपने क्या करना है, अपने जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस डिफाइंड हैं उनको इस फॉर्म में चेंज करना है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी हो जाए, आपका डेवलपमेंट टाइम और आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो दोनों रिड्यूस हो जाए। कुछ अप्रोचेस बताई हुई है किस तरह से हम इन अप्रोचेस को फॉलो करते हुए अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो कुछ कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल्स हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, डिफरेंट स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज़ ने रिकमेंड किए हैं। The process maturity approach, which focuses on improving the processes and project management and introducing the good software engineering practices. The level of the process maturity reflects the extent to which the good technical and the management practices and has been adopted in the organizational software development process. इसमें क्या बताया हुआ है? आपकी प्रोसेस मैच्योरिटी मॉडल जो है, आपको प्रोसेस मैच्योर तब होता है जब वो CMM या CMMI जो डिफरेंट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल्स हैं उनमें से किसी एक कैटेगरी में लाइक करा होता है। उसकी वजह से आपका क्या होता है, प्रोसेस इम्प्रूव होता है और आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छा मैनेज कर सकते हैं और उसमें गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिस तरह अजाइल जो प्रोसेस है वो फोकस करता है आपकी इटरेटिव डेवलपमेंट में, वो आपके रिड्यूस करता है ओवरहेड सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस के। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अजाइल मेथड्स आर द रैपिड डिलीवरी ऑफ द फंक्शनैलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट। होता क्या है कि आपके कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज हो रही होती हैं। उन कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को किस तरह हम हैंडल करते हैं? हम जब एजाइल प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं जिसमें हमारे पास इटरेटिव डेवलपमेंट हो रही होती है, वो सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस के ओवरहेड्स जो हैं उनको रिड्यूस करती है। ये एक प्रोसेस इम्प्रूवमेंट साइकिल है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को प्रोसेस करते हैं, उसमें मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? हम अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करते हैं। देन उसके बाद हम एनालाइज करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो किस क्वालिटी का सॉफ्टवेयर। उस एनालिसिस के बाद जब हमारे पास कोई चेंज आती है, उस चेंज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और देन फिर मेजर करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, देन फिर उसको एनालाइज करते हैं और एनालिसिस के बाद फिर हम चेंज को मूव करते हैं। ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। अब इन तीनों साइकिल्स की डिटेल एक्सप्लेन की हुई है नेक्स्ट स्लाइड में कि प्रोसेस मेजरमेंट वाले फेज़ में हम क्या करते हैं, प्रोसेस एनालिसिस वाले फेज़ में हम क्या करते हैं, प्रोसेस चेंज वाले फेज़ में हम क्या करते हैं। फर्स्ट फेज इज प्रोसेस मेजरमेंट। प्रोसेस मेजरमेंट में हम क्या देखते हैं, यू मेजर वन और मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस और अ प्रोडक्ट। आप क्या करते हो, एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स जो हैं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं आपके सॉफ्टवेयर के, उनको मेजर करते हो और उनको अपनी बेस लाइन बना लेते हो जो कि आपकी इम्प्रूवमेंट में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल जो दो फीचर्स हैं, मैं वर्ड वो ये मेजर कर लूँगी, वर्ड जो है उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना है और उसमें एरर चेकिंग, हैंडलिंग चेकिंग कितनी है। ये दोनों मेरे मेजरमेंट पैरामीटर्स हो गए, ये दोनों मेरे मेजरमेंट एट्रीब्यूट हो गए। अब इन्हीं दो एट्रीब्यूट्स पे मैं हमेशा जो है वो अपना सॉफ्टवेयर मेजर किया करूँगी कि मेरे सॉफ्टवेयर किस क्वालिटी का है, किस प्रोडक्ट पे जा रहा है और ये मेरे मेजरमेंट जो फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, ये फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नेक्स्ट इज़ प्रोसेस एनालिसिस। इस फेज़ में आप क्या करते हैं, जो आपका करंट प्रोसेस होता है आप उसको असेस करते हैं और उसके बॉटलनेक्स फाइंड करते हैं, उसकी वीकनेस फाइंड करते हैं कि ये जो मैंने दो एट्रीब्यूट्स और फीचर्स फाइंड कर लिए, इन दोनों फीचर्स में क्या क्या फ्लॉज हैं, इनमें क्या क्या लूप होल्स रह गए, इनमें क्या क्या बॉटलनेक्स हैं, वो किस तरह हम रिजॉल्व करके एक अच्छा गुड सॉफ्टवेयर जो है यूज़र को डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोसेस चेंज। प्रोसेस चेंज आर प्रपोज टू एड्रेस सम ऑफ द आइडेंटिफाइड प्रोसेस वीकनेस। These are introduced and the cycle resumes to collect the data about the effectiveness of change. इसमें क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर चेंज में कस्टमर की नीड जिस तरह चेंज हो रही है आपके डिफाइंड मेजरिंग एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग, कुछ सॉफ्टवेयर में फ्लॉज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं। उन वीकनेसेस को कवर करने के लिए आप क्या करते हो, अपनी प्रोसेस साइकिल जो है उसको रिज्यूम करते हो, बार बार आप क्या करते हो, मेजर करते हो अपने प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स, कैटेगरीज
उनको मेजर करने के बाद एनालाइज करते हो कि ये जो फीचर्स जो है ये क्रिटिकली काम कर रहे हैं या एफिशिएंटली काम कर रहे हैं या रिस्पॉन्स टाइम इनका किस किस्म का है, उनको एनालाइज करने के बाद देन आप उनको चेंज करते हो। चेंज किस फॉर्म में करते हो, जो यूज़र के नीड के अकॉर्डिंग चेंज है या जो उनके अंदर वीकनेसेस हैं, उन वीकनेसेस को ख़त्म करने के लिए आप अपने सॉफ्टवेयर को चेंज करते हो, उसको अपग्रेड करते हो, देन दोबारा वो कस्टमर को डिलीवर करते हो। और ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। आप बार बार अपने सॉफ्टवेयर को मेजर करते हैं, मेजर करने के बाद आप उसके एनालिसिस करते हैं, जो आपने मेजरमेंट एट्रीब्यूट्स रखे हैं कि क्या यही वो एट्रीब्यूट्स हैं जिन पे हमें एनालिसिस करना चाहिए, और देन वो एनालिसिस होने के बाद प्रायोरिटाइज हो जाते हैं जो एट्रीब्यूट्स, उन प्रायोरिटाइज एट्रीब्यूट्स का आप क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर चेंज करते जाते हैं। ओके, मेजर किस तरह होता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस, ये हमने ये पढ़ा कि जी कोई हम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ले लेते हैं, उन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को मेजर करते हैं। किस तरह मेजर करते हैं, व्हेन एवर पॉसिबल क्वांटिटेटिव प्रोसेस डाटा शुड बी कलेक्टेड। क्वांटिटेटिव डाटा प्रोसेस वो होता है जिसमें आप क्वान्टिटीज़ में बात करोगे। However, where the organization do not have the clearly defined process standard, it is very difficult as you don't know what to measure. A process may have been defined before any measurement is possible. ये कहना चाह रहा है कि अगर आप कोई भी प्रोसेस मॉडल जो है वो कंपनी ने डिफाइन नहीं किया, विदाउट एनी प्रोसेस मॉडल यूटिलाइजेशन उसने क्या करनी शुरू कर दी, अपनी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है, तो ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम उस प्रोसेस को मेजर कर सकें। फॉर एग्जांपल, कंपनी जो है वो वाटरफॉल मॉडल यूज़ करिए या स्पायरल मॉडल यूज़ करिए या रेड मॉडल यूज़ करिए, एजाइल मॉडल यूज़ करिए, कोई भी मॉडल जो कंपनी यूज़ करिए, हम उसकी मेजरमेंट उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट से ले सकते हैं। अगर एजाइल मॉडल है तो वो सारी डिफरेंट कैटेगरीज में काम करी होगी, इंक्रीमेंटल मॉडल है वो डिफरेंट इंक्रीमेंट्स में काम करी होंगी, अगर वाटरफॉल मॉडल है वो डिफरेंट स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स इन सारी फेजेस पे डिफरेंट काम करी होंगी, मगर वो एक फेज़ कंप्लीट होगी देन वो नेक्स्ट फेज़ पे जाएगी। तो हम ये इन सारी फेजेस से मेजर कर सकते हैं अपना प्रोसेस। और बहुत सी कंपनीज ऐसी होती है जिन्होंने, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर मॉडल चूज़ ही नहीं किया हुआ, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है, तो उसकी डेवलपमेंट का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। Okay, process measurement should be used to assess the process improvement, but this does not mean that the measurement should be drive the improvement. The improvement driver should be organizational objective. ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशंस ने डिफाइंड सेट ऑफ प्रोसेसेस या रूल्स यूज़ किए हुए, वो आइदर एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोसेस मॉडल को यूज़ करते हुए यूटिलाइज़ किया हुआ, या मल्टीपल प्रोसेस मॉडल को यूज़ करते हुए कस्टमर ने जो है वो अपनी सर्विसेज दी हुई हैं। तो कभी भी ये आपकी जो मेजरमेंट है वो आपके प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती कि आप मेजर कर लोगे प्रोसेस को तो आपका सॉफ्टवेयर इम्प्रूव हो जाएगा। नो, आप क्या करोगे, खुद इम्प्रूवमेंट स्टेप्स लोगे, या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कस्टमर की कोई चेंज आ रही है, हम मेजर करें अपने एट्रीब्यूट्स को, और उन एट्रीब्यूट्स को मेजरमेंट की बेसिस पे इम्प्रूव करें। खुद ब खुद मेजर करने से सॉफ्टवेयर जो है वो इम्प्रूव नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ प्रोसेस मैट्रिसेस। इसमें क्या होती है, तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन इज़ टाइम टेकन फॉर द प्रोसेस एक्टिविटीज़ टू बी कम्प्लीटेड, कि कितना टाइम लगेगा एक प्रोसेस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा ऐसी एक्टिविटी जो सबसे ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम करती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट पर अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं तो आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है एंड पे वो बहुत बेस्ट बनता है। क्यों? क्योंकि हमने हर तरह से कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो गेट की होगी। वो रिक्वायरमेंट इतने अच्छे फॉर्म में, जितनी ज़्यादा अच्छी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन हो जाएंगी उतनी ही ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आपका सॉफ्टवेयर फेलियर में नहीं जाएगा। इसी तरह हर प्रोसेस एक्टिविटी के लिए कोई टाइम डिफाइन होगा। फॉर एग्जांपल 2 वीक्स रिक्वायरमेंट्स के लिए डिफाइन है, देन 1 वीक आपकी डिज़ाइनिंग के लिए डिफाइन है, एंड 1 वीक आपकी कोडिंग के लिए डिफाइन है, और 2 to 3 डेज़ जो है वो आपकी सिर्फ डिप्लॉयमेंट टाइम जो डिफाइन है। नेक्स्ट, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसेस और द एक्टिविटी। उस एक्टिविटी को, फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट की एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए आपको कितनी रिसोर्सेज चाहिए, आपको कितने पर्सन्स चाहिए, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए जो आपकी रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, आपको कितने कोडर्स चाहिए, आपको कितने डेवलपर्स चाहिए जो आपकी कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, आपको कितने ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे, आपको कितने टेस्टर चाहिए, आपको कितने क्वालिटी इंश्योरेंस इंजीनियर चाहिए जो आपके सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे। ये वो रिसोर्सेज हैं जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उसकी प्रोसेस की एक्टिविटीज़ पे आपको चाहिए, वो आपने मेजर करनी है। थर्ड वन इज़ नंबर ऑफ अकरेंसेज ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, कि कितनी दफ़ा एक पर्टिकुलर एरर जो है या कितनी दफ़ा एक पर्टिकुलर वीकनेस जो है वो प्रोडक्ट की डिस्कवर हो रही है। टेस्ट केस 1 में डिटेक्ट हुई एक प्रॉब्लम, वो टेस्ट 2 में भी डिटेक्ट हुई, टेस्ट 3 में भी डिटेक्ट हुई। इसका मतलब कि वो हाई प्रायोरिटी प्रॉब्लम है जिसको आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। दिस इज़ एक्चुअली कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, इसको क्या कहते हैं, CMM लेवल्स। ये डिफरेंट लेवल्स हैं। जो भी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी सॉफ्टवेयर बना रही हैं, वो इन पांचों में से किसी एक लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं। मोस्टली पाकिस्तान की जो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन है वो लेवल 3 तक
बाद जाती हैं लेवल 4 पे। बहुत रेयर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो लेवल 4 और 5 को फॉलो करिए, मगर कर भी रही हैं। जैसे IEEE और इस तरह की और ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इन 5 लेवल्स को टोटल कंप्लीट करें। फर्स्ट 1 लेवल पे आपके पास कौन सी फेज़ होती है? इनिशियल फेज़ होती है, जिसमें आप सिर्फ सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो गैदर करते हैं। सेकेंड जो आपकी फ़ेज़ है वो मैनेज्ड फेज़ है। थर्ड फेज इज़ डिफाइंड, जिसमें आप सॉफ्टवेयर प्रोसेस डिफाइन करते हैं, उन डिफाइंड प्रोसेसेस को उठाते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं और अपना सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं। लेवल नंबर 4 में क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड है, आप उन प्रोसेसेस को यूटिलाइज़ करके किस तरह से अपना सॉफ्टवेयर मैनेज करें। एंड ऑप्टिमाइजेशन फेज़ में आप क्या करते हैं? चेंजेस जो हैं वो अपने सॉफ्टवेयर की कैटर करते हैं। ओके, ये SCI स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल लॉन्च किया था। इसके अलावा भी एक मॉडल है जिसको हम CMMI कहते हैं, वो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन है। उसमें इन 5 के अलावा एक और स्टेप भी इन्वॉल्व है, वो 6 स्टेप है। अब ये 5 स्टेप्स क्या होते हैं? इनिशियली स्टेप जो होता है, इनिशियल रिक्वायरमेंट जो है, जहाँ पर हम इनिशियल स्टेप में रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, वो हमेशा अनकंट्रोल है। आप कस्टमर को, अपने क्लाइंट को नहीं रोक सकते कि वो अपनी नीड्स बताए, और उनकी अनकंट्रोल्ड डिमांड्स हैं, आप कभी उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो आपको अनकंट्रोल डिमांड देते जाएंगे और आपने वो सारी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करनी होगी। सेकंड स्टेप है आपका रिपीटेबल। इसमें आप क्या करते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोड्यूसर्स डिफाइंड एंड यूज। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और जो सॉफ्टवेयर को डिफाइन कर रहे होते हैं, वो हम यूज़ कर लेते हैं इसमें। वो क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो भी प्रोसेसेस जो डिफाइंड हैं वो हम डिफाइन भी कर लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं उठा के। डिफाइंड वाले स्टेज में हम क्या कहते हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसीजर्स एंड स्ट्रेटजीज डिफाइंड एंड यूज। डिफाइंड वाले स्टेप में आप क्या करते हैं? एक तो प्रोसेस मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स डिफाइन करते हैं और कौन सी स्ट्रेटजीज आप फॉलो करेंगे उनको डिफाइन करने के लिए और उसको यूज़ करने के लिए। मैनेज लेवल में आप क्या करते हैं? क्वालिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज डिफाइंड एंड यूज। इसमें आपके सॉफ्टवेयर से क्वालिटी रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं आप उनको डिफाइन करते हैं और उनको यूज़ कर लेते हैं। ऑप्टिमाइजेशन फेज़ में चेंज से रिलेटेड आप सारा काम करते हैं, प्रोसेस को किस तरह इम्प्रूव करना है वो स्ट्रेटजीज डिफाइन करते हैं और फिर उनके बाद उनको यूज़ कर लेते हैं। इन 5 लेवल पे ही आप रहते हुए अपना जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट लेवल्स पर जा सकते हैं। मगर इनिशियल लेवल जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है वो हमेशा अनकंट्रोल है। रिपीटेबल लेवल, डिफाइंड, मैनेज एंड ऑप्टिमाइज्ड लेवल जो कंट्रोल लेवल है, इसमें आप क्या करते हैं? प्रोसीजर और स्ट्रेटजीज डिफाइन करते हैं और उन स्ट्रेटजीज को यूज़ करते जाते हैं। अब प्रोसेस की आइट्रेशन 2 तरह की होती है, 2 अप्रोचेज हैं प्रोसेस की आइट्रेशन की। एक इंक्रीमेंटल डिलीवरी में आप क्या करते जाओ? बार बार इंक्रीमेंट क्रिएट करते जाओ, यूज़र को प्रोडक्ट उसका डिलीवर करते जाओ। सेकंड इज़ दी स्पायरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट लाइन में आके आपको मैं स्पायरल डेवलपमेंट की एग्जांपल दूंगी, वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि स्पायरल मॉडल होता किस किस्म का। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वो इंक्रीमेंट्स में काम करता है, डिफरेंट मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं, डिफरेंट प्रोटोटाइप्स यूज़र को क्रिएट करते हैं और उसमें आपका काम होता है। नाउ व्हाट इज़ इंक्रीमेंटल डिलीवरी? इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग अ सिस्टम इन अ सिंगल फेज, the project is broken down into several increments. Each increment has its own functionality. Some requirements are frozen for later increment. ऐसा ये लास्ट लेक्चर में हमने यही पढ़ा था कि इंक्रीमेंटल डिलीवरी में हम क्या कहते हैं? बजाय इसके कि पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट एट द एंड आप एक सिंगल सिस्टम दें, आप क्या करते हैं? एक सॉफ्टवेयर को मल्टीपल चंक्स में ब्रोक करते हैं। वो मल्टीपल चंक्स आप जो हैं वो यूज़र्स को दे दें, यूज़र्स उनको वेरीफाई करता है, चेंजेस रेक्टिफाई होती हैं और वो चेंजेस रेक्टिफाई होने के बाद आपके सिस्टम की जो है वो फंक्शनैलिटी कम्प्लीटली यूज़र को मिल जाती है। और एक इंक्रीमेंट पे जब आप काम कर रहे होते हैं तो उस इंक्रीमेंट की रिक्वायरमेंट फ्रोज़न कर देते हैं, यानी कि जब आपकी रिक्वायरमेंट इंक्रीमेंट की डिफाइन हो गई तो उस इंक्रीमेंट की डेवलपमेंट के टाइम आप कोई न्यू रिक्वायरमेंट नहीं कैटर करते यूज़र की। इन केस आपकी डेवलपमेंट टाइम यूज़र के पास कोई न्यू रिक्वायरमेंट आ जाती है तो वो न्यू रिक्वायरमेंट आप किस तरह कैटर करते हैं? आप उनको कहते हैं कि हम सेकेंड इंक्रीमेंट में आपकी ये वाली जो नीड है, ये वाली जो ज़रूरत है, आपको वो हम बदल के आपको दे देंगे। और इंक्रीमेंटल डिलीवरी होती कैसे? सबसे पहले आपके पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है। आप रिक्वायरमेंट एनालाइज करते हैं, फर्स्ट रिक्वायरमेंट एनालाइज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी रिक्वायरमेंट, उसके बाद आप उनको डिज़ाइन करते हैं। जब डिज़ाइन हो जाता है, अप्रूव हो जाता है यूज़र से, आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आ जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं, एक्चुअल सॉफ्टवेयर बिल्ड करना शुरू कर देते हैं आप इस इम्प्लीमेंटेशन वाले फेज़ में, ठीक है। नेक्स्ट इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप किस में आ जाते हैं? टेस्टिंग में आते हैं, जहाँ पर आप यूज़र से टेस्ट कराते हैं कि यार आइदर ये इंक्रीमेंट सही है या नहीं, आपको ये हमारा प्रोडक्ट सही लगा या नहीं, आप यही चाहते थे, आपको इसी किस्म का प्रोडक्ट चाहिए था, आप उसकी फ़र्स्ट रिलीज़ बीटा वर्जन दे देते हैं। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट
ऑफिस का फर्स्ट वर्जन आता है, आप सब टेस्ट करते हैं, उसमें कुछ इश्यूज़ होते हैं, आप वो हाईलाइट करते हैं और वो इश्यूज़ हाईलाइट करके आप यूज़र्स को वापस भेज देते हैं, डेवलपर्स आपको सेकंड रिलीज़ देते हैं। इसी तरह जिस तरह विंडोज़ 8 का वर्जन आता है, फिर विंडो 8.1 आती है, वो इन विंडोज़ वर्जन 8.0 आया था, वो बीटा वर्जन आया था यूज़र से टेस्ट कराने के लिए कि हमने एक नई विंडो लॉन्च की है, उसकी फ़र्स्ट रिलीज़ में हमने यही आपको प्रोटोटाइप में फैसिलिटीज़ दी हैं। उन्होंने बहुत सारे कस्टमर से डाटा गैदर किया, तो उस डाटा गैदर करने पर उन्होंने उनको इन्फॉर्मेशन दी। दैन फर्स्ट इंक्रीमेंट्स में उन्होंने वो सारी चीज़ें लॉन्च की। उसके बाद आपके पास सेकंड रिलीज़ होती है, दैन थर्ड रिलीज़ एंड सो ऑन एंड ऑफ द डे, जब तक आपको आपका प्रोडक्ट नहीं मिल जाता। ये सब कुछ इसमें होता है इंक्रीमेंटल डिलीवरी में होता है, जिसमें आप इंक्रीमेंट्स में प्रोडक्ट देते हैं। पहले इंक्रीमेंट में फर्स्ट रिलीज़ में एक प्रोडक्ट दे दिया, दैन सेकेंड रिलीज़ में उससे बेटर चेंजेस जो है इनकॉर्पोरेट करके दे दिया, दैन थर्ड रिलीज़ में बिल्कुल ओवरऑल फुल फ्लेज सिस्टम दे दिया जो यूज़र को चाहिए था। इंक्रीमेंटल डिलीवरी, we move towards the next phase. Each increment delivers an operational product. If the customer satisfied with the product, then okay, otherwise we will go for the second increment. ऐसा ही है, हम हर दफ़ा इंक्रीमेंट क्रिएट करते हैं, वो इंक्रीमेंट हम यूज़र को देते हैं। अगर यूज़र उसको ओके कर देता है, दैन हम नेक्स्ट इंक्रीमेंट पे मूव कर जाते हैं। अगर यूज़र ओके उसको नहीं करता, दैन हम उसी इंक्रीमेंट पे यूज़र की चेंजेस लेके उसमें काम करना शुरू कर देते हैं, इन केस वो हमारे बजट में। अगर तो हमारा बजट स्लो है, तो फिर हम क्या करते हैं, जो सेकंड इंक्रीमेंट है उस पर यूज़र की रिक्वायरमेंट लेके फर्स्ट और सेकंड इंक्रीमेंट में जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई हैं उनको मैप करके यूज़र को प्रोवाइड कर देते हैं। एडवांटेजेस क्या है इस इंक्रीमेंटल मॉडल की, लास्ट लेक्चर में भी हमने कवर किया, वही एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। कस्टमर वैल्यूज़ कैन बी डिलीवर्ड ऑन ईच इंक्रीमेंट। हर इंक्रीमेंट में हम क्या करें, कस्टमर की नीड्स जो है वो फुलफिल करके उनको प्रोवाइड करें। सेकेंड, अर्ली इंक्रीमेंट्स हेल्प एज अ प्रोटोटाइप टू लिस्ट रिक्वायरमेंट फॉर द लेटर इंक्रीमेंट। जो प्रीवियस इंक्रीमेंट है हम उन्हीं से रिक्वायरमेंट गैदर करके नेक्स्ट इंक्रीमेंट की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। We can develop each increment with small team, so there is no need to hire a big team. हमें कोई बड़ी टीम की ज़रूरत नहीं है। छोटे इंक्रीमेंट्स के लिए आप 2-3 लोग भी एक इंक्रीमेंट पे लगाते हैं, वो एक इंक्रीमेंट बना देते हैं, यूज़र को डिलीवर करते हैं, यूज़र उस पर अपने रिव्यूज़ देते हैं, दैन हम नेक्स्ट इंक्रीमेंट में चले जाते हैं। इनिशियल प्रोडक्ट डिलीवरी इज दी फास्ट। आपका प्रोडक्ट जो है वो फास्ट इसलिए डिलीवर होता है क्योंकि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हो, और एक छोटा चंक, एक छोटा प्रोटोटाइप डेवलप करना एक पूरे सिस्टम से ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाता है। इसलिए आपकी जो इनिशियल की प्रोडक्ट डिलीवरी होती है, यानी कि पहला जो प्रोटोटाइप होता है वो फास्ट होता है। कैन अकोमोडेट चेंजेस, क्योंकि चेंजेस अकोमोडेट हो सकती हैं। आप हर इंक्रीमेंट में काम करें, जिस इंक्रीमेंट में जाके चेंजेस रिक्वायर्ड है आपने स्पेसिफिकली उस इंक्रीमेंट को जाके चेंज किया और आपने कस्टमर की चेंज जो है वो अकोमोडेट कर दिया। कस्टमर फीडबैक रिस्पॉन्स इज कंसीडर्ड ऑन ईच चेंज। आपकी हर चेंज पे कस्टमर का फीडबैक रिस्पॉन्स इसलिए आ रहा होता है क्योंकि जब भी आप हर इंक्रीमेंट कस्टमर को डिलीवर कर रहे होते हैं, तो उस इंक्रीमेंट के लिए उसको अपनी चेंजेस दे रहा होता है और उन चेंजेस को आप केटर करते जा रहे होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, आपका एक पूरा सिस्टम इतने स्मॉलर चंक्स में ब्रेक हो जाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपने कोई ऐसा मॉड्यूल छोड़ दिया और आपका सिस्टम कम्प्लीटली बिल्ट ही नहीं हुआ एट द एंड ऑफ द डे, कोई एक मॉड्यूल आपसे मिस हो गया। इट मे एक्सीड द एसेंशियल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एज इंक्रीमेंट में नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट। आपका अगर इंक्रीमेंट यूज़र की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करा, अगर यूज़र ने आपका इंक्रीमेंट ओके नहीं किया, तो आपको वही इंक्रीमेंट 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा भी बनाना पड़ सकता है। और जब आप मल्टीपल टाइम्स वो इंक्रीमेंट बना रहे हैं, इसका क्या मतलब कि आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। ओके, सेकेंड वन इज़ स्पायरल डेवलपमेंट मॉडल। स्पायरल डेवलपमेंट मॉडल ये आपको यहाँ पर डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ये किस फॉर्म में होता है, स्पायरल की फॉर्म में होता है। is the combination of iterative model and one of the generic models as the waterfall model to combine the cyclic process of iterative approach। ये दो मॉडल्स की कम्बिनेशन है, एक वाटरफॉल का और दूसरा आइटरेटिव मॉडल का। वाटरफॉल और आइटरेटिव मॉडल दोनों कंबाइन होकर जो हमारे पास एक मॉडल बना देते हैं, उस मॉडल को हम क्या कहते हैं, स्पायरल मॉडल कहते हैं। वो किस किस्म का दिखता है, इस तरह का नजर आता है। ओके, इसकी 4 फेजेज हैं स्पायरल मॉडल की। जिस तरह हमने अभी पीछे आइटरेटिव मॉडल पढ़ा था, उसमें हमने फेजेस पढ़ी थी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दैन रिक्वायरमेंट डिज़ाइन, दैन इम्प्लीमेंटेशन, दैन टेस्टिंग, दैन सिस्टम टेस्टिंग एंड दैन मेंटेनेंस। इसके बाद 4 फेजेज हैं। वो कौन सी 4 फेजेज हैं? फर्स्ट वन इज़ द प्लानिंग। आप इस फेज में प्लानिंग करते हो कि आपने कौन सी चीज़ डिवेलप करनी है। दैन रिस्क एनालिसिस, आपकी हर एक रिक्वायरमेंट के साथ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, तो आप रिस्क फैक्टर में चेक कर रहे होते हो कि क्या ये नीड यूज़र की फुलफिल करने से मेरे सिस्टम में कोई रिस्क है, तो उसके साथ एसोसिएटेड कौन सा रिस्क है। हर एक आपके स्टेप के साथ जो है वो रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। सॉरी बच्चे,
ये आपकी 4 फेजेज़ हैं। आपकी हर एक जो फीचर है उसके साथ प्लानिंग इन्वॉल्व है, रिस्क एनालिसिस इन्वॉल्व है, इम्प्लीमेंटेशन है। जब आपने रिस्क एनालिसिस को कैटर करिए उसके बाद आपने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चले जाना और इम्प्लीमेंटेशन के बाद लास्ट स्टेज आपकी क्या है, एवोल्यूशन। ये 4 स्टेजेस जो है वो स्पाइरल मॉडल जो है वो फुलफिल करें। स्पाइरल डेवलपमेंट मॉडल फीचर्स एंड एडवांटेजेस। आप स्पाइरल मॉडल के भी कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। जिस तरह वाटरफॉल मॉडल के थे, इंक्रीमेंटल मॉडल के थे, एजाइल मॉडल के थे, हर एक मॉडल की कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो स्पाइरल मॉडल की क्या डिसएडवांटेजेस हैं? रिस्क आर एक्सप्लिसिटली असेस्ड एंड रिजॉल्व थ्रू आउट द प्रोसेस। आपके पूरे प्रोसेस के साथ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। आप हर एक एक्टिविटी के साथ रिस्क जो है उसको एनालाइज कर रहे होते हैं और उस रिस्क को रिजॉल्व भी कर रहे होते हैं। स्ट्रॉन्ग अप्रूवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एट एवरी स्टेज। हर स्टेज पे आपने स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन करनी है, क्योंकि हर एक रिक्वायरमेंट के साथ आप रिस्क को कैटर कर रहे हैं तो आपने ऑब्वियसली वो रिस्क जो है वो डॉक्यूमेंट करके रखना है। यूजली यूज्ड इन द लार्ज एंड मिशन क्रिटिकल सिस्टम। मोस्टली जो स्पाइरल मॉडल है वो मिशन क्रिटिकल सिस्टम या सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम में यूज होता है, जिसमें आपके लाइक शुगर की मशीन है, ऑटोमेटिक हार्ट पंपिंग मशीन है ऑटोमेटिक, और जिसमें आपके मिसाइल सिस्टम्स हैं, आपके एयरप्लेन्स हैं, ये सारी चीज़ें जो भी मिशन क्रिटिकल या सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम है वो स्पाइरल मॉडल यूज़ कर रहे थे। इसलिए वो स्पाइरल मॉडल यूज़ कर रहे थे क्योंकि उसके होल प्रोसेस में हर एक इवेंट और हर एक एक्टिविटी के साथ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। एडिशनल फंक्शनैलिटी कैन बी एडेड एट द लेटर स्टेजेस सूटेबल फॉर द हाई रिस्क। इनके साथ आप मल्टीपल स्टेजेस में जब आप एक स्पाइरल को फुलफिल करें उस स्पाइरल के साथ आप एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इन 4 फीचर्स के अलावा आपको वो चीज़ ऐड करना चाहें तो आप वो भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? लोअर रिस्क प्रोजेक्ट के लिए आप कभी भी स्पाइरल मॉडल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लो रिस्क प्रोजेक्ट में रिस्क ही इतना कम है तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है उस प्रोजेक्ट के साथ काम करने की कि आप उस पर स्पाइरल मॉडल लगाएं। कॉस्ट इज़ यूजली हाई, क्योंकि स्पाइरल मॉडल में आप हर एक इंक्रीमेंट में हर एक स्पाइरल के सर्कल में रिस्क को कैटर कर रहे हैं। जब आप बार बार रिस्क को कैटर करें इसका क्या मतलब है कि उसकी कॉस्ट बहुत हाई है। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स आर फॉलोड बाय द स्पाइरल डेवलपमेंट मॉडल। इसकी डेवलपमेंट के लिए आपको स्ट्रिक्ट रूल्स और प्रोटोकॉल्स फॉलो करनी पड़ेंगे। क्या है वो स्ट्रिक्ट रूल्स और फॉलो? आपने एक स्पाइरल में मूव करना है, उसमें आप यूज़र से रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, उस रिक्वायरमेंट को एनालाइज करें, उसके बाद उसकी डिज़ाइन करें, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट करें, उसके बाद मेंटेनेंस करें। हर एक चीज़ के साथ आपने रिस्क को चेक करना है कि ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करूँगा तो क्या रिस्क है, अगर ये रिक्वायरमेंट नहीं फुलफ़िल करूँगा तो क्या रिस्क है, इसको इस टूल में डिज़ाइन करूँगा तो क्या रिस्क है और इस टूल में नहीं डिज़ाइन करूँगा तो क्या रिस्क है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सिस्टम में इन्वॉल्व है। ये कुछ की पॉइंट्स बताए हुए हैं स्पाइरल मॉडल के, और जो भी हमने आज के लेक्चर में कवर किया कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटीज़ क्या हैं, उन एक्टिविटीज़ के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोसेस किस तरह काम करें, जनरल प्रोसेस मॉडल क्या है, सेफ्टी क्रिटिकल मॉडल क्या है, वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल क्या है, रीयूज इंक्रीमेंटल मॉडल की अप्रोच क्या है। ये सिर्फ की पॉइंट्स बताए हुए हैं। इस लेक्चर का मेन जो पर्पज़ है वो CMMI के जो 5 लेवल्स हैं वो उनकी आपको समझ आनी चाहिए कि ये 5 लेवल क्या हैं, और देन जो 2 बातें आप में इसमें इंपॉर्टेंट है, एक इंक्रीमेंटल मॉडल, एक स्पाइरल मॉडल, दोनों क्या करते हैं। इंक्रीमेंटल मॉडल डिफरेंट इंक्रीमेंट में चीज़ें है, और स्पाइरल मॉडल की जो मेन खुसूसियत है वो ये है कि वो हर एक स्पाइरल के साथ जो रिस्क फैक्टर है उसको कैटर कर रहा है, और वो पूरे थ्रू आउट दी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल वो उस रिस्क फैक्टर को कवर करता है। थैंक यू बेटे, टुडे दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।